Hello students, I hope you all are doing well. So here we are with the last chapter of this semester, which is disaster management. Shivani is all giving me all the homework, and I'll take the name soon of those students who are giving me the activities. I also appreciate Zinal Patel because she's also giving me all the homework and activity time to time. Rest of you, I'm going to literally cut off your marks. All right, now don't tell me that why you failed in subject science or something. Don't tell me that. Okay, because many of the students are not at all participating, neither they are, as if they are not going to get failed. No dear, your in 8th standard and in 9th standard will not take you in. So yes, over here we are the chapter that is disaster management. सो फर्स्ट लेट्स टेल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप जानते क्या हैं। पहली बात तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है। बेसिकली डिज़ास्टर का मतलब कि वो सारी सिचुएशन अराइज होना जो कि जिसका कारण या तो नेचुरल हो सकता है या तो जिनका कारण आर्टिफिशियल हो सकता है या तो वो मैन, जैसे कि हम मैन मेड द्वारा हो सकता है। तो उन कारणों की वजह से जब काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, लॉस टू ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों का, तो हम उसे एक डिज़ास्टर कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने में होता है। ठीक है, तो उसे हम डिज़ास्टर कहते हैं। लेकिन अब इस डिज़ास्टर को मैनेज कैसे किया जाए, इसको हमें सब पता है भाई, हाँ डिज़ास्टर होता है, पर उसको मैनेज कैसे किया जाए। हम अब इतने बड़े हो गए कि हमें अब पता होना चाहिए कि अगर कोई भी डिज़ास्टर हमारे सामने हुआ या हम किसी भी डिज़ास्टर में फंस गए तो हम अपने आप को मैनेज कैसे कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को कैसे हम अवेयर कर सकते हैं, इस मैनेज कैसे कर सकते हैं डिज़ास्टर को। वी आर गोइंग टू लर्न दिस। सो इज़ इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय लाइटनिंग। अगर आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में वहाँ पे एक लाइटनिंग के बारे में भी हमने पढ़ा था कि लाइटनिंग किस तरीके से होती है। बिकॉज चार्जेस प्रेजेंट होते हैं आसमान में, तो नेगेटिव चार्ज नीचे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड एक लाइटनिंग स्ट्राइक फिर होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ कॉज बाय लाइटनिंग? ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज हमने, अगर आपको याद होगा तो हम एक कंडक्टर जो होता है हम उसे बहुत ज़्यादा दूर गाड़ देते हैं अर्थ पे, तो क्या होता है, जो लाइटनिंग अगर स्ट्राइक होती भी है तो इट विल बी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब बाय मदर अर्थ। So yes, it is possible. What should be done to prevent the bunds on a farm from getting washed away in the rainy season? बर्ड्स यानी वाटर बर्ड, जिसे हम बांध कहते हैं, राइट। उनको क्या आप कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो जिसकी वजह से वो पानी में वो तबाह ना हो जाए जब पानी रेनी सीजन हो तो। वाई डू वी एक्सपीरियंस वाटर स्कैर्सिटी? हमें पानी की कमी, पानी की कमी से जो तकलीफ होती है जिसे हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं, वो हमें क्यों एक्सपीरियंस करना पड़ता है? ऑब्वियसली बिकॉज हम वाटर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, वेस्ट करते हैं। This is why we are facing water scarcity now. So we have studied two types of disaster, namely man-made and natural disasters. Yes. So into which categories do the disasters shown in the news item above fall? Is it, we were talking about lightning, so it is man-made or natural? Obviously it is a natural disaster, right? So we can prevent certain disaster while it is necessary to take precautions in the case of some other disasters. Natural and man-made disasters are related to each other. Natural disasters such as famine, lightning strikes, cloudbursts, storms, etc. occur due to change in the weather. तो नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कभी कभी नेचुरल डिजास्टर की वजह से मैन मेड जो डिज़ास्टर्स होते हैं वो भी हो जाते हैं, कभी कभी मैन के कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल डिज़ास्टर्स भी कभी कभी लिंक हो जाता है उससे। लेकिन ये दोनों रिलेटेड हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नेचुरल और मैन मेड एकदम अलग एक दूसरे से, नहीं, दे आर सम और अदर वे दे आर रिलेटेड। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी इन सच नेचुरल कैलेमिटीज़, हु इज़ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड वॉट कैन बी डू टू डील विद दीज लॉसेस। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, तो एक पहला पिक्चर आप बता सकते हो क्या है?
इट इज़ फेमाइन और यू कैन से ड्रॉट, धरती उपजाऊ नहीं रही, है ना, दैट इज़ ड्रॉट। दूसरा वाटर टैंकर है, लोग पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, राइट, मुश्किलें हो रही हैं उनको, तो दिस इज़ वाटर स्कैरसिटी। ये दोनों ही हमने फेस किया है, हम ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं फेस किया, हम आज भी फेस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर डिजास्टर, राइट। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फेमाइन। अब ये फेमाइन आप लोगों के लिए एक नया वर्ड हो सकता है, लेकिन इसे कैसे याद करना है, इसका मतलब क्या है, हम ये भी देखते हैं। सो द कंडीशन दैट अराइजेस ड्यू टू लॉन्ग सीवियर ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वाटर इज कॉल्ड एज फेमाइन। यानी कि एक ऐसी कंडीशन जब खाने और पीने के लिए खाना और पानी ना रहे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के लिए, उस कंडीशन को फेमाइन कहते हैं। यानी कि खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो ये कंडीशन को हम फेमाइन कहते हैं। सबसे ज़्यादा कह सकते हो डिजास्ट्रस कंडीशन है ये। फेमाइन कैन बी वेरी सिवियर ऑब्वियसली, बिकॉज नहीं खाना पानी होगा तो ऑब्वियसली लोग मरेंगे ही, right? So although the main cause of famine is natural phenomena, yet a famine condition is created by some human activities besides some natural events. अब famine इसके वजह से भी हो सकता है कि वाटर पोल्यूशन हो जाए, या एक बार मतलब बारिश ही बिल्कुल ना हो, या धरती एकदम बंजर हो जाए, पानी बरसात ही ना हो, ये भी कंडीशंस होता है, हो सकती है नेचुरल, जो फेमाइन को क्रिएट करे। ज़्यादातर ये नेचुरल रीज़न की वजह से ही होता है, बट देर आर सर्टन एक्टिविटीज़ विच ह्यूमन डू एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फेमाइन, राइट। सो लेट्स सी कॉजेज ऑफ फेमाइन। कॉजेज यानी किस वजह से फेमाइन होता है, किस वजह से हमें भूखमरी और पानी की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है उसको करना पड़ता है फेस। सो ड्रॉट यानी सूखा, heavy rain and flood, crops getting washed away or damaged in the flood, environmental changes such as temperature change, storms, cold waves or fog, damage of crops by animals like mice and rats, attack of pests, locusts or diseases of crops, a natural calamity like earthquake, etc. are some of the causes of famine. Of these, drought is the main cause. सूखा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है फेमाइन के लिए। मैन मेड कॉजेज ऑफ फेमाइन इंक्लूड्स वॉर, इंटरनल अनरेस्ट यानी कि लालच, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स, ट्रांसफर रूट्स है ही नहीं तो फिर आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर खाना पहुंचाओगे, तो ट्रांसपोर्ट रूट्स भी नहीं है। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो सबको कैसे हम खाना प्रोवाइड करेंगे, खाना कम प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन दैट कॉजेज फेमाइन। इन द पास्ट ऑब्वियसली हम फेमाइन फेस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो लेट्स सी। सो फेमाइन आर नॉट न्यू फिनोमिनॉन. The problem of drinking water, food and fodder for animals date back to history time. Chhatrapati Shivaji Maharaj and Shri Chhatrapati Shahu Maharaj implemented many schemes to overcome the famines of their times. ये इन दोनों ने, इनका इतना ज़्यादा प्लानिंग होती थी कि उन्होंने अपने ज़माने में इस चीज़ से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स डेवलप की थी. So why to overcome this famine in their time? So their water supply and water storage schemes are ideal even in today's circumstances. So you too can make schemes like these to face future crises and disasters, which will be of use not only in your own life in the future but also for society at large. Malik Ambar implemented a canal scheme for drinking water in Aurangabad, and it exists even today. So collect information more about it. Now let's talk about what can we do to ease the severity of famine. तो सबसे पहले प्लांट यूसेज ऑफ वाटर एंड रीयूसेज ऑफ वाटर होना चाहिए। सिर्फ पानी को आप ऐसे ही बहाते जा रहे हो। मैंने ये भी बहुत बार देखा है कि काफ़ी सारे घरों में ऐसा होता है कि आप लोग टैंकर्स में पानी बचा के रखते हो, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करते, आप दूसरे या तीसरे दिन उसे फिर से खाली करते हो, फिर से यूज़ करते हो। लेकिन पानी कभी ख़राब नहीं होता है, पानी के अंदर अगर आपने कुछ चीज़ें डाली तो वो ख़राब होगी, लेकिन आप वही पानी धोने के लिए, कपड़े या बर्तन धोने के लिए आप महीने महीने स्टोर कर सकते हो। 1 महीने के बाद आप वापस आओगे तो वो पानी आप यूज़ कर सकते हो, नीचे जो गंदगी बैठती है उसे आप निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं कि पानी ख़राब हो जाता है,
पानी नहीं खराब होता है। तो दैट इज़ वाई मेक श्योर कि आप पानी बर्बाद नहीं कर रहे हो। अगर आपको स्टोर करना ही है तो मेक श्योर आप स्टोर करके उसको यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आपने 2-3 हफ्ते भी उसको वैसे ही रखा ना पानी को एकदम ढक के, तो वो पानी खराब नहीं होता है। All right. So proper planning of water conservation and harvesting at the local level. Obviously harvest करो पानी, right? जैसे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग होता है वैसे कुछ स्कीम अपने घरों में लगाओ. लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ऑब्वियसली पेड़ नहीं काटने चाहिए, उल्टा लगाना चाहिए. मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंजेस इन प्लान्स टेकिंग इनटू अकाउंट्स दी वेदर फोरकास्ट. अगर आपको पता है कि भाई स्टॉर्म आने वाला है तो आप ऑलरेडी उसका कुछ पहले से इंतज़ाम करके रख सकते हो. So there are records of loss of life caused by severe famines in various parts of the world. Asia has turned out to be the most famine affected continent in the world. Oh my god. And a majority of the famine occurred in drought prone and flooded affected region. क्योंकि famine में क्या होता है, flood की वजह से पूरी जो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है वो बह जाती है ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से सूखा पड़ जाता है. तो फ्लड अफेक्टेड रीजन्स में फेमाइन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. Among the most dreadful famines that have occurred in the world are the famines that affected India and China. So are we responsible for famine? Number one, water storage is increasing as the balance between rainfall and population is disturbed. Obviously, water shortage is there. Though there has been a very high rise in the production of food grains as a result of green revolution, the balance of the environment has been lost due to use of chemical fertilizers, pesticides and weedicides. अब धरती एक नॉर्मल अमाउंट पे प्रोडक्शन दे सकती है, राइट. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में कैसा हुआ कि हमें ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस करना है, तो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी जो यील्ड होती है, जो उपज होती है, ठीक है, वो हमें ज़्यादा मिल जाता है. लेकिन किसके यूज़ से? केमिकल के यूज़ से, पेस्टिसाइड्स के यूज़ से, वीड्स के यूज़ में. तो वो उस मिट्टी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है. सो दिस इज़ व्हाट इट कॉजेज. दूसरे टाइम अगर आप उसमें कुछ उगाने जाओगे तो वो फिर से कुछ भी वो उगाने लायक ही नहीं होगी वो मिट्टी, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर इतना फर्टिलाइजर्स डाल रखा है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर. आपने पानी जो अंदर रहता है, जो जमा होता है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो. इरोजन ऑफ लैंड एंड मिस यूज ऑफ वाटर. सबसे बड़ी बात, आपको पानी यूज ही करना नहीं आता है. आप स्टोर करते हो, आप फेंक देते हो, स्टोर करते हो, फेंक देते हो. अरे आप या तो उसे प्लांट में डालो, या आपका पानी कुछ बच जाता है जो पीने लायक नहीं है तो उसे पौधों में डालो. सो समवेयर इट इज गोइंग टू अफेक्ट, राइट. सो यूज वाटर प्रॉपरली. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज क्लाउड बर्स्ट. अब क्लाउड बर्स्ट तो भाई रेनी सीजन है, राइट. सबको पता है ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है. सो क्लाउड बर्स्ट इज सिचुएशन वेयर you experience very heavy rain, and and it is instantly, it's like अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है एक ही जगह पे कि बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे जमा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बादल फट गया, ठीक है. So a cloud burst occurred at Leh Ladakh on 6th August 2010, and the cloud burst that occurred in Mumbai on 26th August 2005 was extraordinary and unforgettable. On that day, it rained about 950 millimeter, and that is 37 inches in 8 to 10 hours. बस 10 या 8 घंटे में इतना पानी मतलब जमा हो गया था. And the entire city of Mumbai was waterlogged and flooded. पूरा का पूरा मुंबई शहर ही डूब गया था. अभी भी डूब ही रहा है वैसे, आप देख सकते हो, बिकॉज प्रॉपर चैनल सिस्टम नहीं है. वो नाली नाला ब्लॉक हो जाता है प्लास्टिक्स वगैरह से, तो कैसे होगा ऑब्वियसली. So sometimes the water coming down from rain clouds does not reach the land in the form of rain. Instead, due to very high temperature near the land, it vaporizes and gets back into the same cloud. ये होता कैसे? जब जब धरती का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म होता है, जब तवा बहुत गर्म होता है तो आप उसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हो पानी, तो एकदम तड़क जाता है पानी, एकदम अचानक से वो ऊपर चला जाता है. तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जब धरती बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और जब वहाँ पे थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो ये सारा पानी क्या हो जाता है, धरती के पास जैसे ही आता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सारे के सारे वेपर अचानक से ऊपर जाते हैं और वो क्लाउड में अटैक होता है उसका. So as a result, the amount of vapor on those clouds becomes very high, and due to rapid condensation, it rains suddenly over a specific and small region at a rate of 100 millimeters per hour or more, and this is known as cloud burst. Next is flood.
So, Government of India established the National Flood Commission in 1976. The commission has made special efforts towards the control of floods. A plan regarding flood control is kept ready from national level to village level. Large scale damage of property and loss of life can be avoided because of this plan. So जैसे हमने पढ़ा क्लाउड बस्ट की वजह से भी फ्लड होता है. अब जैसे क्लाउड बस्ट में अगेन आई विल रिपीट कैसे होता है वो, जब थोड़ी सी बारिश होती है. ओके जब बारिश होती है, लेकिन अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो जो पानी होता है वो सारा का सारा जब नीचे आता है तो वो नीचे रह जाना चाहिए ना, वो धरती के अंदर समा जाना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर अर्थ का इतना ज़्यादा होता है कि वो सारा का सारा पानी एक साथ वेपराइज हो जाता है, और इतना ज़्यादा अमाउंट में वेपर एक साथ क्लाउड बन जाता है, और वो एक ही साथ इतनी जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होता है कि वो अचानक से कंडेंस भी हो जाता है, और फिर पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में precipitate the process of precipitation starts. It is because of the accumulation of too much of water vapor which has generated because of these the very high temperature of earth's surface, right? So it again goes up because it is vapor now. Because of the high temperature of earth, these water has converted itself into vapor, and these vapor they gets into the cloud, and again these clouds because the temperature in clouds are very low, so it get condensed. The vapor which is now being accumulated in the cloud, it gets condensed, and all of a sudden there is a lot of water, lot of precipitation which is being experienced by a very small area, and that's why this whole area gets waterlogged. Example, Mumbai city, right? So as you can see in this picture, it is all flood. So we have already learned about flood and the effects of flood. Collect information about the flood that have occurred at various places in Maharashtra in the last few years. Even you can say for this year also. So protective measure in view of flood is: number one, construction of small dams in mountains regions. Number two is constructions of percolation tanks. And third is making river beds flat. And four is cultivation of new forests. And fifth is connecting rivers. So now first is construction of small dams. तो माउंटेन पे आप छोटे 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 डैम बना सकते हो जहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो जाए जिसकी वजह से फ्लड ना हो. कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्कुलेशन टैंक्स, यानी कि धरती के अंदर आप टैंक्स बनाते हो, जिससे क्या होता है जो पानी जमा होता है धरती के अंदर वो उन टैंक में जमा हो जाता है. ठीक है. मेकिंग रिवर बेड्स फ्लैट, फ्लैट करने से क्या होता है कि पानी जो है वो अच्छा आराम से रिवर के अंदर चला जाएगा. ऐसे कुछ बाढ़ वगैरह जो होगी वो उसकी चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, सॉइल इरोशन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. कल्टिवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट जितना ज़्यादा आप लगाओगे, पेड़ पौधे जितना लगाओगे, उतना ज़्यादा वो पानी को वहाँ पे थोड़ा रोक के रख सकते हैं. एंड फिफ्थ इज कनेक्टिंग रिवर्स. आप एक जो छोटी नदी है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, ठीक है, और दूसरी नदी एकदम ही सूखी है, तो अगर आप वो दोनों रिवर को कनेक्ट कर लोगे तो जहाँ पे पानी ज़्यादा है वो पानी बह के उस नदी में जाएगा जहाँ पे पानी बहुत कम है. तो इससे क्या होगा, फ्लड के चांसेस कम हो जाएंगे. This is lightning. Again, lightning is not very new topic for you. So let's see. Lightning तो हमें पता है कैसे होती है, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, लेकिन let's see the wonderful things to know that not all lightning strikes the ground. Not all. So in fact about 95% of the lightning flashes are limited to the sky. Only 5% of the lightning reaches the ground. Lightning can be generated within one cloud, between two clouds, or between a cloud and the ground. So about 40 lightning flashes occurs per second in the atmosphere. The temperature generated by lightning is higher than that of the sun. Oh my god, it is so hot. And due to this high temperature, the air under high pressure expands suddenly, and a loud crashing sounds which we heard as lightning strikes. All right, क्योंकि अचानक से जो हवाएं हैं वो एक साथ ही एक्सपैंड होती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है. लाइटनिंग स्ट्राइक्स ओपन ग्राउंड मैक्सिमम टाइम्स. हमेशा याद रखना, लाइटनिंग स्ट्राइक सबसे ज़्यादा ओपन ग्राउंड में होती है. तो आप कभी भी लाइटनिंग होता है तो पेड़ के नीचे भी मत जाओ, ओपन ग्राउंड में सबसे ज़्यादा जाना ही नहीं है. और फ़ोन वगैरह कुछ है तो हमेशा अपने आप उन चीज़ों को ऑफ करके रखो. आपके पास अगर गुड कंडक्टर है, कोई मेटल वगैरह है, तो उसे अपने से बहुत दूर, अगर आप ओपन ग्राउंड में हो, कोई चारा नहीं आपके पास कहीं जाने का, तो उसको वहाँ पे धरती पे गाड़ दो. तो क्या होगा कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक अगर उस एरिया में हो भी गई तो वो आपके पास नहीं, उस कंडक्टर में जाके अट्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है. So the world's mortality rate due to lightning is low. However, survivors of lightning strikes suffer long-term effects. Immediate treatment of lightning affected person can save their life.
A study of places stuck with lightning shows that it happens more on open ground than under a tree or near water. Mishaps have occurred most often when a person is at a high place or near a tall object. हमेशा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, वहाँ पे अगर आप बड़े बड़े कंडक्टर्स, एंटीना और जो लाइट के लिए जो कंडक्ट करने के लिए जो पिलर्स लगे होते हैं ना, हमें हमेशा उनसे दूर खड़े रहना है, हमेशा दूर खड़े रहो. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ थ्रू लाइटनिंग. Now this is all for the day. We will come back with the next video. Till then, take care and keep reading.